नमस्कार साथियों, एक बार फिर आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लास्ट वीडियो में हम विश्व के वाष्य और अवाष्य क्षेत्रों की चर्चा कर रहे थे। आज के वीडियो में हम जो वाष्य क्षेत्र होते हैं उनमें भी कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा जनसंख्या बसाव की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो जनसंख्या बसाव के दृष्टिकोण से अत्यधिक सघनता वाले क्षेत्रों को अधिक आबाद प्रदेशों के रूप में जाना जाता है, या हम ऐसा कहें कि जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से अत्यधिक सघन बसे हुए क्षेत्रों को सर्वाधिक आबाद प्रदेशों के रूप में जाना जाता है। और इन आबाद प्रदेशों को ही हमारी भौगोलिक भाषा में हम महाजन समूहों के नाम से जानते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जनसंख्या का विशाल जन समूह जहाँ देखने को मिलता है उसी को महाजन समूह कहा जाता है। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या बसाव के लिए अत्यधिक आदर्श परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। भूमि का समतल होना, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध होना, पर्याप्त जल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, मृदा का उपजाऊ होना, रोजगार के अवसरों का उपलब्ध होना, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो जहां सर्वाधिक मात्रा में अनुकूल दशाओं को दर्शाती हैं, वहां जनसंख्या का जमाव अत्यधिक मात्रा में हो जाता है। ऐसी विशाल मात्रा में जब जनसंख्या का जमाव हो जाता है तो ऐसे क्षेत्र जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से अधिक जनसंख्या के केंद्र बन जाते हैं। ऐसे विशाल जनसंख्या के केंद्रों को ही महाजन समूहों के नाम से जाना जाता है। महाजन समूह सभी जगह नहीं मिलते, अपितु विश्व के गिने चुने भागों में महाजन समूहों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। यदि विश्व के संदर्भ में हम महाजन समूह की चर्चा करें तो मुख्य रूप से 4 महाजन समूह हमें देखने को मिलते हैं। पहला दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के रूप में, दूसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के रूप में, तीसरा उत्तरी पूर्वी अमेरिका के रूप में, और चौथा मध्यवर्ती जो अफ्रीका का पश्चिमी भाग है उसके रूप में, जो गिनी की तट के सहारे फैला हुआ है, गिनी की खाड़ी के सहारे फैला हुआ है। तो 4 मेजर महाजन समूह हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की। एशिया महाद्वीप जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इस महाद्वीप में भी एशिया का जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर जनसंख्या बसाव के लिए अत्यधिक आदर्श परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इन आदर्श परिस्थितियों के कारण ही इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जनसंख्या का वितरण और फैलाव जो है वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो जनसांख्यिकी फैलाव की अधिकता के कारण दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाजन समूह बनकर हमारे सामने आया है। इस क्षेत्र का विस्तार दक्षिणी एशिया के रूप में विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के रूप में देखने को मिलता है। वहीं यदि हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की चर्चा करें तो फिलीपींस है, हांगकांग है, और उसके साथ में जो द्वीप समूह फैले उसके रूप में देखने को मिलता है। पूर्वी एशिया का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से चीन के द्वारा किया जाता है, और कोरियन जो द्वीप है उसके द्वारा, और जापानी क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। तो अध्ययन की सुविधा के आधार पर एशिया महाद्वीप को, या दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो महाजन समूह है उसको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी एशिया के रूप में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के रूप में, और पूर्वी एशिया के रूप में। 3 पार्टीशन हमें मेजर रूप से देखने को मिलते हैं एशियाई महाजन समूह में। अब हम चर्चा करते हैं विस्तार की, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। एशियाई जनसमूह जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ मिलता है। इस महाजनसमूह में उष्ण कटिबंधीय जलवायु की दशाएं विशेष रूप से हमें देखने को मिलती हैं।
इसी कारण यहाँ पर आदर्श परिस्थितियों का विकास हुआ है। एशियाई महाजनसमूह जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाजनसमूह है और विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 10 देश आते हैं उनमें से 6 देशों का संबंध एशियाई महाजनसमूह से ही है। भारत है, चीन है, जापान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है। ये सारे ऐसे देश हैं जो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। यदि हम जापान को छोड़ दें तो बाकी के सभी देशों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूर्णतः कृषि प्रधान स्थिति को प्रदर्शित करता है। हमारे एशियाई महाजन समूह में कृषि की प्रक्रिया मुख्य रूप से एशियाई महाजन समूह में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले स्वरूप में अधिकांश विकासशील देश शामिल किए गए हैं। एशियाई जनसमूह की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं की चर्चा की जाए, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस महाजनसमूह के अधिकांश देश विकासशील स्थिति को दर्शाते हैं। एशियाई जनसंख्या की दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर वर्तमान में उच्च जन्म दर को थोड़ा नियंत्रित किया गया है और मृत्यु दर पर भी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार कारण नियंत्रण स्थापित हो गया है। इसी कारण एशियाई महाजन समूह के अधिकांश देश अभी अभी जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजरकर आगे निकले हैं। इसके अलावा कुछ पिछड़े हुए देश भी यहाँ जनसांख्यिकी संक्रमण की प्राथमिक अवस्था में अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं। एशियाई जनसमूह का जो 3 भागों में विभाजन किया गया है, पहला दक्षिणी एशिया के रूप में, जिसमें भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इसके अलावा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है। ये दक्षिणी एशियाई जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो जनसमूह है वो विशेष रूप से एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में फैले हुए द्वीप समूह के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें इंडोनेशियाई द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह जो हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई जन समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एशियाई जन समूह का तीसरा जो भाग है पूर्वी द्वीप समूह के रूप में या पूर्वी भाग के रूप में, इस पूर्वी भाग के रूप में चीन सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इसके अलावा जापान और कोरियाई जो द्वीप हैं उनको पूर्वी एशियाई जन समूह के रूप में शामिल किया जाता है। एशियाई जनसमूह को मानवीय सभ्यता का उत्पत्ति स्थल भी कहा जाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार की दशाओं के लिए, यथा कृषि की उत्पत्ति के लिए, कागज की उत्पत्ति के लिए, कागज मुद्रण के लिए विशेष रूप से एशियाई जनसमूह का नाम ही सबसे आगे आता है। तो ये एशियाई जनसमूह के बारे में हमने चर्चा की। अब हम चलते हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंदर। एशियाई महाजन समूह के पश्चात यदि हम देखें, दूसरा बड़ा जो महाजन समूह है उत्तरी पश्चिमी यूरोप महाजन समूह के रूप में आता है, लेकिन इसकी परिस्थिति एशियाई महाद्वीप से बिल्कुल विपरीत देखने को मिलती है। एक ओर एशिया महाद्वीप एशियाई जनसमूह में जहां कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है, वहीं यूरोपियन महाजन समूह में उद्योग प्रधान संस्कृति का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। यूरोप महाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी भाग आदर्श परिस्थितियों को दर्शाता है। नदियों के द्वारा निर्मित किए गए समतल मैदानी भागों, समुद्र से पर्याप्त संयोजन स्थलों और यहाँ मिलने वाले लोगों की विकसित स्थिति के कारण यह क्षेत्र विकसित हुआ है। यूरोपियन महाजन समूह के विकसित होने में खनिजों के जमाव का भी विशेष योगदान रहा है। जहाँ खनिजों की प्रधानता पाई जाती है वहाँ बड़े पैमाने पर लोगों का सांद्रण हुआ है और इसी कारण यहाँ पर एक विशाल जन समूह की स्थिति हमें देखने को मिलती है। यूरोपियन महाजन समूह विशेष रूप से हम देखें तो 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच फैला हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा जो संकेंद्रण मिलता है वो लगभग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सहारे देखने को मिलता है।
यूरोपियन महाद्वीप में उद्योग प्रधान संस्कृति होने के कारण प्रति व्यक्ति आय की स्थिति अधिक देखने को मिलती है। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ में यहाँ पर इस जन समूह की कुछ विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। विशेषता की चर्चा करें तो पहली विशेषता है यूरोपियन महाजन समूह के अधिकांश देश विकसित अवस्था में पहुंच चुके हैं। यहाँ उद्योग प्रधान संस्कृति का स्वरूप देखने को मिलता है। इस जन समूह के अधिकांश देश जनसंख्या संक्रमण की अंतिम अवस्था में चल रहे हैं। इसी कारण यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत कम देखने को मिलती हैं। यूरोप के कुछ देशों में तो जनसंख्या स्थिर सी हो गई है और साथ ही कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ ऋणात्मक जनसंख्या की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। तो विश्व में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो महाजन समूह है उसके रूप में हम यूरोपियन महाजन समूह को शामिल करते हैं। तकनीकी ज्ञान, कुशलता और वैज्ञानिक शोधों के लिए ये महाजन समूह पूरे विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस महाजन समूह में विशेष रूप से नीदरलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, रूस जो यूरोप का भाग है, इंग्लैंड है और फ्रांस को विशेष रूप से शामिल किया जाता है। ये इसके बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। तो ये यूरोपियन महाजन समूह की हमने चर्चा की। विश्व का जो तीसरा बड़ा महाजन समूह है उसको हम उत्तरी पूर्वी अमेरिका के रूप में जानते हैं। उत्तरी पूर्वी अमेरिका के अंदर महान झीलों का एक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके अंदर एक महान झीलों का क्षेत्र पाया जाता है। इस महान झीलों के क्षेत्र में सुपीरियर है, मिशिगन है, ओंटेरियो है, हुरन है, इरी नामक झीलें पाई जाती हैं जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से या फिंगर लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन झीलों के समीपवर्ती भागों में मैदानों का निर्माण हुआ है। मैदानों के कारण यहाँ जनसंख्या बसाव के लिए आदर्श परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। इन आदर्श परिस्थितियों ने यहाँ विशाल मात्रा में जनसंख्या बसाव को प्रेरित किया है। इसी कारण यहाँ बाहरी क्षेत्रों से आकर बहुत अधिक मात्रा में लोग बसे हैं। यह विश्व का नवीनतम महाजन समूह है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से आने वाले लोगों के द्वारा बसा हुआ महाजन समूह है। इस महाजन समूह का विकास आप्रवासियों के द्वारा हुआ है। विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री से जो लोग आए हैं वो यहाँ आकर बस गए और उसी के कारण इसने एक विशाल महाजन समूह का रूप धारण कर लिया है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में लगभग 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में इस महाजन समूह का विस्तार हमें देखने को मिलता है। यहाँ मिलने वाली आदर्श परिस्थितियों के कारण यहाँ मक्का की पेटी, कपास की पेटी और गेहूं की पेटी का विकास हुआ है। तो जनसंख्या के लिए भरण पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाजों का और व्यावसायिक फसलों का अच्छा क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र एक विशाल जन समूह के रूप में परिवर्तित हुआ है। यदि हम उत्तरी पूर्वी अमेरिकन महाजन समूह की विशेषताओं की चर्चा करें तो सबसे बड़ी विशेषता है आप्रवासियों के द्वारा बनने वाला महाजन समूह है। दूसरा यदि हम देखें उद्योग प्रधान संस्कृति वाला महाजन समूह। तीसरा हम देखें जन्म दर और मृत्यु दर यूरोप के समान इस महाद्वीप में इस महाजन समूह में भी कम पाई जाती हैं। इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ विशेष रूप से हम देखें तकनीकी ज्ञान, कुशलता की स्थिति देखने को मिलती है। उच्च वेतन और उच्च गुणवत्ता वाले कार्य इस महाजन समूह में विशेष रूप से किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, ये इस महाजन समूह के सबसे बड़े देश हैं। विशेष रूप से मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका ज़्यादा जनसंख्या रखने वाले इस महाजन समूह के देश हैं। अब हम चलते हैं हमारे चौथे महाजन समूह की ओर, जो अन्य सभी महाजन समूहों की तुलना में सबसे पिछड़े हुए महाजन समूह के रूप में जाना जाता है। तो इसकी चर्चा करें अफ्रीकन महाजन समूह के रूप में। बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरह पता है अफ्रीका महाद्वीप संसाधनों के दृष्टिकोण से संपन्न महाद्वीप है, लेकिन अभी तक यहाँ संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग नहीं हो पाया है। इसी कारण इसको अंध महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। इसी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय भाग के सहारे, इसको हम गिनी की खाड़ी बोलते, उसी के सहारे मध्यवर्ती पश्चिमी भाग में जनसंख्या का अत्यधिक मात्रा में संकेंद्रण हुआ है। नाइजीरिया है, घाना है, चाड है, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां इस महाजन समूह की सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। अफ्रीकन महाजन समूह का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अन्य सभी महाजन समूहों की तुलना में अफ्रीकन महाजन समूह सबसे पिछड़ा हुआ महाजन समूह है।
सबसे पिछड़ा हुआ महाजनसमूह होने के कारण इसकी अर्थव्यवस्था अन्य महाजनसमूह की तुलना में सबसे कमजोर हमें देखने को मिलती है। इसके अधिकांश देश जो हैं आज भी जनसंख्या संक्रमण की प्राथमिक अवस्था में हैं। जनसंख्या संक्रमण की प्राथमिक अवस्था में होने के कारण इस महाजनसमूह के अधिकांश देशों में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति हमें देखने को मिलती है। अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में सर्वाधिक जन्म दर और सर्वाधिक मृत्यु दर रखने वाला महाजनसमूह अफ्रीकन महाजनसमूह ही है। इसके अलावा सबसे पिछड़ा हुआ महाजनसमूह है, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए देशों की स्थिति रखने वाला महाजनसमूह है, सर्वाधिक तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया वाला महाजनसमूह भी अफ्रीकन महाजनसमूह ही हमें देखने को मिलता है। इस महाजनसमूह का विस्तार भी कुछ विशेष पेटियों के रूप में हुआ है। जो खनिजों की पेटियां पाई जाती है, जाम्बिया से लेकर कटंगा तक की जो पेटी है उसके सहारे विशेष रूप से देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो परिवहन का विकास हुआ है वहाँ विशेष रूप से इस महाजनसमूह में जनसंख्या का सांद्रण बढ़ा है और इसी के कारण यह महाजनसमूह एक नवीन महाजनसमूह के रूप में हमारे सामने निकल कर आ रहा है। पिछड़ा हुआ महाजनसमूह है, साथ साथ में हम देखें आने वाले समय के दृष्टिकोण से भी तीव्र जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को दर्शाने वाला यदि कोई महाजनसमूह होगा तो वो अफ्रीकन महाजनसमूह ही होने वाला है। तो विश्व में जो अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनको हम सघन आबाद क्षेत्रों के रूप में जानते हैं, उन्हीं को हमने महाजनसमूह के रूप में परिभाषित किया। और महाजनसमूह को विश्व में जो वितरण की स्थिति देखने को मिलती है महाजनसमूह की, उसके आधार पर इन 4 भागों में बांटा गया था। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई महाजनसमूह के रूप में, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन महाजनसमूह के रूप में, उत्तरी पूर्वी अमेरिकन महाजनसमूह के रूप में और मध्यवर्ती पश्चिमी अफ्रीकन महाजनसमूह के रूप में। ये चारों महाजनसमूह विश्व की अधिकांश जनसंख्या को अपने अधीन रखते हैं। हम ये भी कहें कि विश्व की जो कुल जनसंख्या मिलती है उसका लगभग 80 से 85% जो भाग है इन महाजनसमूहों के रूप में ही शामिल किया गया है। अब महाजनसमूहों के विकसित होने के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? किसी भी क्षेत्र में महाजनसमूह का विकास आखिर होता क्यों है? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना चाहिए कि महाजनसमूह जहाँ विकसित होंगे वहाँ अनुकूल परिस्थितियों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुछ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनके आधार पर ही विश्व में महाजनसमूह के विकास की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला पॉइंट है भूमि का समतल होना। हमने जितने भी महाजनसमूह की चर्चा की उनमें से अधिकांश महाजनसमूह नदियों के द्वारा निर्मित किए गए मैदानी भाग हैं या झीलों के द्वारा निर्मित किए गए मैदानी भाग हैं। इसी कारण इनमें समतल दशाएं देखने को मिलती हैं और मैदानी भाग होने के कारण कृषि के दृष्टिकोण से या मृदा उपजाऊपन के दृष्टिकोण से ये सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्रों के रूप में शामिल किए गए हैं। इसी कारण यहाँ पे मानवीय बसाव की और भरण पोषण के लिए आदर्श परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इसी कारण समतल भूमि और मृदा के उपजाऊपन ने महाजनसमूह को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा है जलवायु की अनुकूलता। देखिए, मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में रहना चाहता है जहाँ जलवायु अनुकूल होती है और हमने जिन महाजनसमूह की चर्चा की उन सभी में जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ अत्यधिक अनुकूल पाई जाती हैं। न तो अधिक गर्मी देखने को मिलती है, न अधिक सर्दी देखने को मिलती है, अधिक वर्षा नहीं मिलती, कम वर्षा नहीं मिलती। तो मनुष्य को जितनी आवश्यक दशाएं देखने को मिलती हैं वो इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में एक विशाल जनसंख्या का जमाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियाँ। देखिए, किसी भी क्षेत्र में लोगों का जीवन यापन वहाँ की आर्थिक क्रियाओं के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ आदर्श आर्थिक क्रियाओं की स्थिति देखने को मिलेगी वहाँ जनसंख्या का बसाव ज़्यादा होगा। ये बात अलग है कि एशिया महाद्वीप में कृषि ने इसका रोल निभाया है, यानी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या जमाव के लिए कृषि सबसे बड़ा घटक साबित हुआ है। वहीं यदि हम चर्चा करें यूरोपियन महाजनसमूह की और उत्तरी अमेरिकन महाजनसमूह की, तो वहाँ उद्योगों ने जनसंख्या जमाव के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किसी क्षेत्र में जितनी अधिक विकसित परिस्थितियाँ आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से देखने को मिलेंगी वहाँ जनसंख्या का जमाव उतना ही हमें अधिक मात्रा में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए रोजगार की स्थिति। किसी भी क्षेत्र का जो रोजगार की स्थिति होती है वो लोगों को आकर्षित करती है।
लोग रोजगार की तलाश में बाहरी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आते हैं। तो जहां पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध होगा उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव ज़्यादा होगा। जहां रोजगार उपलब्ध नहीं होगा वहां जनसंख्या का वितरण या फैलाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। उस क्षेत्र को छोड़कर लोग बाहरी क्षेत्रों की ओर चले जाएंगे। तो रोजगार की स्थिति भी महाजन समूह के विकसित होने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जल की उपलब्धता, जल ही जीवन है। मनुष्य को आवास बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कृषि करने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए जल की पर्याप्त आवश्यकता जरूरी है। महाजन समूह का जो विकास हुआ है उसमें भी जल की उपलब्धता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सभी क्षेत्रों में से अधिकांश में नदियों की प्रधानता पाई जाती है, झीलों की प्रधानता पाई जाती है, जिनसे पर्याप्त और विशाल मात्रा में जल की आसानी से उपलब्धता हो सकती है। इसी कारण ये बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्रों में परिवर्तित हुए हैं। सुरक्षा, मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जहां उसे पर्याप्त सुरक्षा मिलती है, और विश्व के जो महाजनसमूह वाले क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं उनमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से आदर्श परिस्थितियां पाई जाती हैं, और इन आदर्श परिस्थितियों के कारण जनसंख्या का बसाव हुआ है वो इन क्षेत्रों में अधिक हुआ है। तो हम सारांश ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में महाजन समूह का बनना कोई एक अल्पकालिक प्रक्रिया नहीं है, अपितु महाजन समूह बनने के पीछे एक दीर्घकालिक प्रक्रिया अनुसरण करती है। एक दीर्घकालिक प्रक्रिया क्रियान्वित होती है, जिसको क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं जो जनसंख्या को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं, और उन कारकों की अनुकूलता और सहायता के कारण ही कोई क्षेत्र एक विशाल जनसंख्या के केंद्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी को हम अंत में महाजन समूह के रूप में जानते हैं। तो महाजन समूह से संबंधित बच्चों जो हमारा आज का ये वीडियो था यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।